तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेमसा में। आशा और कल्पना के साथ शत प्रतिशत ये कह रहा हूँ कि आप सब एकदम सुरक्षित है, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही है। हम अपने एपिसोड में आज बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। जैसा कि हमारे पूर्व एपिसोड में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार सरकार के या शासन के 3 अंगों में से जिसमें एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से विधायिका और कार्यपालिका को समझने का प्रयास किया था। आज हम न्यायपालिका को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि साथियों शब्द से ही पता चल रहा है न्याय। अ, देखिए ये पूरा विश्व है या जिस समय मानव का उद्भव हुआ था, मानव का धीरे-धीरे विकास हो रहा था, तब से मानव के मध्य या समाज के मध्य वाद-विवाद की अवधारणा पैदा हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि इस वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार के तीसरे अंग की आवश्यकता होती है और वो तीसरा अंग है न्यायपालिका। आज हम उन्हीं न्यायपालिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि न्यायपालिका क्या है, दूसरा हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों हुई, तीसरी क्या न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है या निष्पक्ष है या नहीं है, और चौथा हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना क्या है, उसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, हमारे देश में न्यायपालिका का क्या है, हमने ये सिद्धांत कहाँ से लिया है, उनके बारे में। खैर लंबा वीडियो होगा, हम अपने 2 एपिसोडों के तौर पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार न्यायपालिका अपना कार्य करती है और न्यायपालिका के माध्यम से देश में शांति व्यवस्था बनाई रहती है, मतलब बनी रहती है। तो चलिए साथियों, चलते हैं न्यायपालिका। सबसे पहली चीज़ है कि समाज में वाद-विवाद होने का तरीका एक आम बात है। समाज में वाद-विवाद किसी भी समय हो सकते हैं और उन वाद-विवादों को समाप्त करने के लिए, उन वाद-विवादों को कम करने के लिए या उन वाद-विवादों के मध्य भाईचारा पैदा करने के लिए, शांति पैदा करने के लिए हमें किसी संस्था की आवश्यकता होती है और वो संस्था है अपनी न्यायपालिका। प्राचीन काल में देखें तो साथियों, प्राचीन काल में भी हमारे दंड विधान थे, प्राचीन काल में भी न्यायाधिकारी थे, लेकिन प्राचीन काल में सबसे बड़ा न्यायाधिकारी राजा होता था। आज ऐसा नहीं है। आज देश में वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वो अपने बात करते हैं हमेशा न्याय की, वो न्यायपालिका बात करती है। वो सरकार भी कभी-कभार सरकार के ऊपर भी एक्शन ले सकती है अगर सरकार गलत है तो, अगर नागरिक गलत है तो नागरिकों के ऊपर भी निर्णय ले सकती है, उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है। बिल्कुल न्यायपालिका निरंकुश है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं संविधान के माध्यम से न्यायपालिका भी अपने निर्णयों का या अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल से राजा सर्वोसर्वा था, राजा सबसे बड़ा न्यायाधिकारी था। ऐसे ही आज के मामले में न्यायपालिका है, न्यायपालिका को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे न्यायपालिका की संरचना में हम समझेंगे कि हमारे देश में सबसे बेहतर या सबसे ऊपरी हिस्सा होता है या सबसे ऊपर का सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय और फिर अधीश न्यायालय है। इस प्रकार के न्यायालयों की हमारे देश में मतलब अलग-अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। देखिए साथियों, न्यायपालिका की बात करें या न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान पर व्यापार करने की छूट मिल जाती है और 1773 में पहली बार हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके ऊपर या जिसके निर्णयों के अनुसार धीरे-धीरे अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर क्या करना शुरू करती है, प्रशासन स्थापित करना शुरू करती है और उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, उसी कानून के तहत ही हमारे देश में 1774 में सबसे पहला कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना होती है और उस न्यायालय के मुख्य उस समय के न्यायाधीश होते हैं लॉर्ड इम्पे, जो एक अंग्रेजी अधिकारी है, अंग्रेजी न्यायाधिकारी है। तो ख़ैर वो बात तो अलग है। फिर धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी जैसे बॉम्बे में हाई कोर्ट बना है, कलकत्ता में है, मद्रास में हाई कोर्ट बना है। लेकिन उसके बाद 1935 का अधिनियम आया और 1935 के अधिनियम में हिंदुस्तान में सर्वोच्च संस्था की बात की और वो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित करने की बात की। लेकिन यहाँ तक हमें याद रखना है साथियों, अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। ज्यों जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तो इतना हमें तय है या इतना हमें पता है कि जब तक अगर देश आज़ाद नहीं है तो फिर उस देश के ऊपर जिस देश का कब्ज़ा है, जिस औपनिवेशिक शासन का कब्ज़ा है, वही अपना क्या करेगा, न्याय प्रणाली स्थापित करेगा। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता तो था 1935 के बाद, उसे स्थापित किया गया, वो अपने निर्णय भी देता,
लेकिन उसके निर्णयों की जांच लंदन में होती थी, उसके निर्णयों की जांच इंग्लैंड के मतलब न्यायालयों में होती थी, अंतिम फैसला वहां से आता था। लेकिन जो ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हमने बात की कि या हमारे संविधानवेताओं ने बात की कि हमारा भी एक स्वतंत्र अलग से जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। तो वही सर्वोच्च न्यायालय जिसके नियमों में हमने परिवर्तन किया गया, संशोधन किया, और 28 जनवरी, याद रखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका सामान्य अर्थ समझेंगे अभी न्यायपालिका का। लेकिन 28 जनवरी 1950 को हमारे देश मतलब हिंदुस्तान में सर्वोच्च अदालत की स्थापना होती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और जिसका मुख्यालय होता है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आर्टिकल 130 में लिखा है, संविधान के 5वें भाग में लिखा है हम। तो चलिए साथियों, समझते हैं, जितना कुछ बोला हमने, जितना कुछ पढ़ा आपने सुना, उनको लिखित के तौर पर देखते हैं क्या है। मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जितनी चीजें बोली जाती है उतना लिखना संभव नहीं है, तो आप इन चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा। इसके साथ ही ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार। जितनी अधिक बार दोहरान करोगे उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या है कि समाज या राज्य में, यहाँ मेरा राज्य का मतलब क्या है, देश, समाज या राज्य में वाद विवाद का निपटारा जिस संस्था द्वारा किया जाता है, जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे न्यायपालिका कहते हैं, उसे न्यायपालिका कहते हैं, या उसी संस्था का नाम न्यायपालिका है। ठीक है, सामान्य अर्थों में न्यायपालिका ये है। अब देखिए, ये न्यायपालिका है। दूसरा, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। निष्पक्ष है। अब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, हम कैसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है? साथियों, इसके लिए भी तथ्य है। हमारे संविधानवेत्ता बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए उनके पास अधिकार होने चाहिए। तो सबसे पहली बात की गई है कि न्यायपालिका को विधायिका और व्यवस्थापिका नहीं, माफ कीजिए, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से अलग रखा है। दोनों को इनके संबंध में कोई वाद विवाद करने या टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दे रखा है। और इसके साथ ही अपने पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि कार्यपालिका भी न्यायपालिका के किसी भी निर्णय के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगी, और ना ही, तो खैर दूसरा ये हो गया। और तीसरा, इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये संसद के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि इनको वेतन कितना दिया जाए, मतलब निर्भर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। खैर, किसको कितना वेतन मिलता है उसके हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, कैसे कह सकते हैं? तो पहला तो यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बाध्यकारी नहीं है। और दूसरा है, कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है।
ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं वेतन और भत्ते संसद पर निर्भर नहीं करते। ठीक है। और इसके साथ ही न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है। प्रक्रिया कठिन है। और चौथा है अपना पांचवा है बिना भय से निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय लेने की क्षमता। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है हम कैसे कह सकते हैं? तो नंबर एक, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बाध्यकारी नहीं है। नंबर दो, कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती। मान लो न्यायपालिका किसी भी संदर्भ में अपना फैसला सुनाती है और कार्यपालिका उस फैसले के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगी, या मतलब किसी भी न्यायाधीश की वार्ता पर वाद विवाद नहीं खड़ा करेगी, ये भी थोड़ा न्याय कार्यपालिका ध्यान रखेगी। वेतन और भत्ते संसद के ऊपर निर्भर नहीं करते। हाँ, ये है कि इनके वेतन और भत्ते बढ़ाएगा कौन? संसद ही। लेकिन कोई भी न्यायाधीश बनने के बाद उसके वेतन और भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन कोई संसद नहीं कर सकती है। बनने के बाद, मान लो बनने के बाद कम तो कर ही नहीं सकती। अपने वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो अपने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित है, वर्तमान में देश के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। उनकी अभी हाल ही में वेतन है एक माह का, वो है अपने 2,80,000। तो अगर संसद चाहती है तो इनको वेतन को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इनके वेतन को बढ़ा सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसके साथ ही न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है। हम आगे इसी एपिसोड में पढ़ेंगे किस प्रकार न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और बिना भय से निर्णय लेने की क्षमता है। तो ये इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। आगे आपको लिखना है कि अतः उपर्युक्त कारणों से हम ये खुले तरीके से कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका बेहतर तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र अपने मतलब है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय दे सकती है और अपना कार्य कर सकती है। तो ये इस प्रकार है अपना। अब हम बात करते हैं न्यायालय की स्थापना के बारे में। किसकी स्थापना के बारे में? न्यायालय की स्थापना के बारे में। तो देखिए साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हिंदुस्तान में पहले न्यायालय की स्थापना की गई। और वो पहला न्यायालय किसके अंडर में था? ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो फिर 1935 के अधिनियम में की गई थी। 1935 के अधिनियम में हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के बाद भी उसकी अपील भी कहाँ सुनी जाती थी? अपने इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां उसकी अपील सुनी जाती थी। लेकिन अपना देश आजाद हुआ तो खैर एक बार लिख ही देते हैं कि न्यायालय। और कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई। भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई। ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई, कब की गई? 1935 को। लेकिन आजादी के बाद, और आजादी कब? 1947। आजादी के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट मतलब है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहो, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी शब्द है, या सर्वोच्च न्यायालय कहो, बराबर ही है, सेम है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना
जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 28 जनवरी 1950 को न्यायमूर्ति जे कानिया, एच जे कानिया पूरा नाम है, जे कानिया के सानिध्य में हुआ। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी कौन है, तो यहाँ लिख ही देना, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन थे, एच जे कानिया। न्यायमूर्ति एच जे कानिया है। न्यायमूर्ति लगाना मतलब बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी भी न्याय अधिकारी के आगे हमेशा न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है अपना साधन। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम से के तहत की गई, लेकिन आजादी के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को पुनः न्यायमूर्ति एच जे कानिया के सानिध्य में इसकी स्थापना हुई। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, एच जे कानिया को बनाया गया। अब ये तो है सामान्य बात। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे कि हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर ली, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष है या नहीं है, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का संविधान, और कौन सा भाग 5, अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है। किसकी बात की गई है, न्यायपालिका की बात, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। इसके अंदर कौन कौन सी बातें, वो सारी की सारी सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 है, जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम बात भी करेंगे, जिनमें से सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, वो कौन से आर्टिकल में की गई है, अनुच्छेद 124 में, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में लिखा, मतलब अनुच्छेद 124 में। 124(4) में एक और चीज लिखी गई है, 124(4) में लिखी गई है कि उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, उनके हटाने के संबंध में लिखा गया है। खैर ये हटाने का आगे हम बात करेंगे। आर्टिकल 125 में लिखा गया है न्यायाधीशों के वेतन, ये वेतन व भत्ते कौन से न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं। आर्टिकल 126 में लिखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, सुनिए साथियों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस समय की जाती है कि या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने जो कार्य करने में असमर्थ हो, या कहीं चले गए हो, या हो सकता है किसी और कारण से वे अपने कार्य करने में असमर्थता महसूस कर रहे हो। तो इन दो कारणों से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर पद पर नहीं है तो उनकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करके आर्टिकल 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश, और अगर कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर है तो उसको वही मतलब जैसे कि राष्ट्रपति अगर कार्यवाहक है तो उसे वही से मतलब वेतन और भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो ऐसा का ऐसा इनके साथ भी है। अब है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में साथियों तदर्थ न्यायालय,
कौन सा न्यायालय? तदर्थ न्यायालय। तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? सुनिएगा। तदर्थ न्यायाधीश, अगर मान लो, कल्पना कीजिए कि जैसे कि कोई अपने जैसे भी कोई भी सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसमें अगर न्यायाधीशों का गणापूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता। कोरम में आप सब समझते हो आर्टिकल 100, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था जिस समय अपने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि संसद में गणापूर्ति या फिर लोकसभा में गणापूर्ति या कोरम को पूरा करने के लिए 1/10वां भाग होना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमारे लोकसभा में कितने हैं? 543 सदस्य हैं। 543 का 1/10वां भाग कितना होता है? मतलब 543 का 10वां भाग होता है अपने लगभग 55 सदस्य। मतलब 55 पूरे नहीं होते हैं, 54.5 करके कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी आधा तो मनुष्य का किया नहीं जा सकता, इसका मतलब अगला सदस्य। तो उसी प्रकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 सदस्य है। 34 का मतलब है 30 प्लस 1, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 30 वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर इनका कोरम देखा जाए तो इनका कोरम कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। या गणापूर्ति कितनी होगी? 4। अगर सर्वोच्च न्यायालय में 4 से कम मुख्य न्यायाधीश है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के माफ कीजिए, 4 से कम न्यायाधीश है अपने मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही, इसके साथ ही ये 33 में से इसका मतलब है कि अगर 4 से कम है तो उस समय ये बात करेंगे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, और तदर्थ न्यायाधीश उन न्यायाधीशों को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और इसमें किसी भी हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के या किसी भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सीजेआई ऐसा करेंगे। ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीश है। और उसके बाद है आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 में लिखा गया है साथियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर कोई कोई व्यक्ति है, कोई न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनकी क्या हो जाती है कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है सेवानिवृत्ति के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त हो गया है कोई भी व्यक्ति, अपने कार्यकाल को पूरा करके अपने काम से अलग हो गया है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो उन न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ये आर्टिकल 28 में 128 में कहा गया है, लेकिन बात ये याद रखना है इसके साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पहला सलाह लेगा जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है, मतलब जिस न्यायाधिकारी को नियुक्त कर रहा है, और इसके साथ ही राष्ट्रपति से भी सलाह लेगा, और उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, ये वेतन तय करेगा राष्ट्रपति, ना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को दिया जाने वाला वेतन उसे दिया जाएगा, बल्कि अगर राष्ट्रपति कहता है तो दिया जा सकता, उनसे अधिक नहीं हो सकता उनसे कम हो जाए। लेकिन ये याद रखना साथियों, सेवानिवृत्त होता है कोई भी मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश, तो सेवानिवृत्त होने के बाद उसके अंतिम माह की जो तनख्वाह थी, उसका आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में उसे दी जाएगी, लेकिन वापस वो कार्यरत होगा सेवानिवृत्ति के बाद, अगर उसकी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की जाती है किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो उसमें ये बात याद रखना कि उस समय उसके वेतन और भत्तों के बारे में निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। फिर आर्टिकल आता है साथियों 129, और 129 में है अभिलेखीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अभिलेखीय न्यायालय। याद रखना साथियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय है। अब बात है अभिलेखीय न्यायालय है क्या? अभिलेखीय न्यायालय उसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अपने जितने भी फैसले देगा, उन फैसलों को प्रत्येक उनकी निचली अदालतें, कहने का मतलब है प्रत्येक हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, जिला अदालतें, और उसके साथ ही जो अधीनस्थ अदालत है, उन सब में लिखा जाएगा, और इसीलिए और उनका कोई भी फैसला सुनाते समय उनका अनुसरण किया जाएगा। इसीलिए ये कैसा न्यायालय है? 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है। और 130 में सर्वोच्च न्यायालय का आसन है। सर्वोच्च न्यायालय का आसन और सर्वोच्च न्यायालय का आसन कहाँ है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय का आसन है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। तो कौन से आर्टिकल के तहत लिखा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो
आर्टिकल 130। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ ये भी लिखा गया है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहायता से अगर परिवर्तन भी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करके कुछ लिखा गया है। तो खैर ये आपको याद करना है, बाकी वाली बातें याद रहे या नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले याद करना है 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। 124(4) में उसे किन विधि से हटाया जाएगा उनके बारे में बात की गई है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ ही 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापस नियुक्ति है और 129 में अभिलेखीय न्यायालय और 130 में सर्वोच्च न्यायालय का आसन मतलब कहाँ होगा, वो दिल्ली में होगा, इसके संदर्भ में बात की गई है। अब साथियों हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं और क्या प्रारंभ में यही थे या नहीं थे या संख्या बढ़ाई गई, कब कब बढ़ाई गई, उनके बारे में। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभ में जिस समय हमारा देश का संविधान लागू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई पुनः आजाद भारत में, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो लिखना है आपको प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या और कितनी संख्या थी न्यायाधीशों में, न्यायाधीशों की तो प्रारंभ में थी साथियों, वो थी 7+1। 7+1 का मतलब होता है एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 7 वरिष्ठ न्यायाधीश। इसके बाद मतलब कुल हो गए 8। इसके बाद किया गया था 10+1, इसका मतलब टोटल हो गए 11। इसके बाद 13+1 किया गया था, तो फिर कितने हो गए अपने 14 हो गए। उसके बाद किया गया था आपके 25+1, मतलब टोटल कितने हो गए 26 है। इसके बीच में एक बार 17 भी किया गया था, 17+1 18। ठीक है, ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास में, ये संसद के पास में। और इसी के साथ ही 2009 में और बढ़ाया गया और 2009 में कर दिया गया 30+1 बराबर 31 और 2019 के एंड में मतलब दिसंबर 2019 में था हाँ सही है, 2019 में इनकी सदस्य संख्या को बढ़ा के या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया 33+1। वर्तमान में 34 न्यायाधीश कार्यरत है, मतलब इतने अधिकतम हो सकते हैं न्यायाधीश, और ये है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में अधिकतम इतने न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितने हैं, मेरे ख्याल से अभी कार्यरत है वो 28 है, क्योंकि 6 जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी वाले अन्य अपने जो वरिष्ठ न्यायाधीश है। और अभी जो उदय उमेश ललित है वो 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है देश के, और इन्होंने हाल ही में कॉलेजियम अपने सिस्टम के तहत 5 न्यायाधीशों का नाम भेजा है राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर के लिए। तो खैर राष्ट्रपति उनके ऊपर अपनी अनुमति जारी करेगा, तो उनके बाद वापस कितने हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 33 कार्यरत हो जाएंगे, जिसमें 32+1 होगा, एक पोस्ट खाली रहेगी। खैर अभी खाली है 6 पोस्टें खाली है, मतलब रिक्त पद पड़े हैं 6 अभी तो। खैर आपको याद करना है प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 7+1 मतलब 8। 7 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद वाली ये याद रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर ये याद रखनी है वर्तमान में कितनी है, 33+1 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे साथियों, वो करेंगे अपने कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा राष्ट्रपति के लिए योग्यता है, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है, उसी प्रकार राज्यपाल के लिए भी योग्यताएं हैं। तो इन सब की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो योग्यता के बारे में देखिए साथियों, उसके लिए न्यूनतम आयु का कोई कॉन्सेप्ट रखा गया नहीं है। किसी भी न्यूनतम आयु की बात संविधान में की नहीं गई है। संविधान इसके मामले में मौन है कि कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, उसकी बात संविधान नहीं करता है। देखिए न्यायाधीश बनने की योग्यता, बनने के लिए, और ये है अपने सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे लिख देता हूं आप समझ जाना। न्यायाधीश बनने के लिए आर्ता है,
अर्हताएं या योग्यताएं। ठीक है, सबसे पहली है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। पहली बात यही की गई है भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या की गई है, वह कम से कम किसी न्यायालय में, कम से कम किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक, न्यायालय में या न्यायालयों में, मतलब 2 न्यायालयों में, 3 न्यायालयों में, ये भी हो सकता है। न्यायालयों में कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और इसके साथ और लिखा गया है या करके क्या लिखा गया है कि कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही न्यायालय में रहो, किसी भी न्यायालय में, मतलब बहुत सारे न्यायालय में, जैसे कि 1 वर्ष वो राजस्थान हाई कोर्ट में रह गया, 1 वर्ष वो इलाहाबाद में चला गया, 1 वर्ष जम्मू कश्मीर में चला गया, ऐसे भी हो सकता है। और या राष्ट्रपति की नजरों में विधि वेता हो। विधि वेता मतलब होता है कानून का जानकार, विधि वेता हो। ये क्या है, योग्यताएं हैं, मतलब अर्हताएं हैं। देखिए पहली है भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा है कि वो कम से कम किसी भी न्यायालय में या न्यायालयों में 10 वर्ष तक तो अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील का काम, वकालत का कार्य किया हो, या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और या राष्ट्रपति की नजरों में वो क्या हो, विधि वेता हो। ये सारी की सारी बातें किसमें रखी गई है कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं। अब साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो वो की जाती है, अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीशों, ठीक है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, समझिए साथियों। तो इसमें नियुक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे कि जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया, और उसमें ये बात की गई कि वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जैसे कि एच.जे. कानिया हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसी के साथ ही हमने आगे भी यही कहा, वरिष्ठता के क्रम को अपनाया। शुरुआत में हमारे देश में ये विवाद नहीं हुआ, लगातार काम चलता रहा। बात याद करिए 1964 की। 1964 में हमारे कोई जफर इमाम नाम करके एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और वे उस समय वरिष्ठ थे, तो अगर 1964 में उनकी बारी आती मुख्य न्यायाधीश बनने की सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन उन्होंने बनने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके कारण 1964 में न्यायमूर्ति जफर इमाम की बजाय एक अलग, मतलब दूसरे उनके बाद वाले वरिष्ठ व्यक्ति को, अर्थात जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था गजेंद्र गढ़कर। ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर वही है जिन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक भवन की आधारशिलाएं हैं। तो उनको क्या बनाया गया 1964 में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वरिष्ठता का क्रम यहाँ से टूट जाता है, लेकिन ये माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि
जफर इमाम थे, उन्होंने खुद ने अपनी इच्छा से अपने पद को अस्वीकार किया था, क्योंकि उनको लग रहा था वे अस्वस्थ थे, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाने में असमर्थ हूँ। तो इसीलिए फिर गजेंद्र गड़कर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके साथ ही साथियों फिर घटना आती है 1913 से, मतलब अपने 73। इससे पहले राजनीतिक उठापटक हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में अगर मुख्य न्यायाधीश कौन है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसे कुछ न कुछ राजनीति पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और ऐसा का ऐसा हुआ 1973 की घटना है, हमारे सामने 1975 की घटना है। जैसे कि हम ठेठ से देखते आ रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं किस प्रकार न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी के प्रारंभिक अध्यादेशों को अर्थात फैसलों को, जिसमें भले ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर विपर्स की समाप्ति हो, सबको असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त किया गया था। इसके साथ ही 73वां जो माफ कीजिए 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद हुआ था, उस विवाद में भी जो न्यायाधीश इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला नहीं दे रहे थे, जिन्होंने सरकार के विपक्ष में फैसला दिया था, उनको भी क्या किया गया, उन्होंने मतलब कहने का मतलब है जो उनके पक्ष में नहीं थे, तो यहाँ पहली बार वरीयता का क्रम टूटता है। और यहाँ तक कि चौथे वरीयता क्रम के व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इनसे पहले 3 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है वरिष्ठता के क्रम में। तो पहली 1964 वाली याद रखो तो भी अच्छी बात है, और याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वरिष्ठता का अगर बाकायदा सही क्रम टूटता है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो वो होता है 1973 में। इससे पहले 1964 वाला अगर आपको फैक्ट याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सारा याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी ओर से आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि 1964 में जफर इमाम नाम करके सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जिनकी बारी थी मुख्य न्यायाधीश बनने की, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण वे नहीं बने, और अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बने, न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़क्कर बने। ये वही गजेंद्र गड़क्कर है, मैंने पहले भी बताया था कि जिन्होंने आर्टिकल 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था कि ये प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। चलिए साथियों, तो नियुक्ति के संदर्भ में पहली तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में बात तो कर रहे थे हम, जिसमें पहली बात हम ये कर रहे थे कि वरीयता के क्रम यानी कि वरिष्ठता के आधार पर, किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर कौन करेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। किसकी सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन किससे परामर्श के या सलाह से, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें भी क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक ही है, नहीं साथियों, इसमें कॉलेजियम सिस्टम बैठाया जाता है। क्या है कॉलेजियम सिस्टम, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले क्रम टूटा था वरिष्ठता का, तो वरिष्ठता के क्रम टूटने की बात है, मतलब वरिष्ठता के क्रम का टूटना, वरिष्ठता के क्रम का टूटना। और सबसे पहले वरिष्ठता का क्रम कब टूटा था, पहले टूटा था 1973 में। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर, 3 वरिष्ठों को छोड़कर एन रे न्यायमूर्ति एन रे मतलब आनंद नाथ रे को सीजीआई नियुक्त किया था। सीजीआई का मतलब होता चीफ जस्टिस बनाया था, किसे, आनंद नाथ रे को, ठीक है, और इसके साथ ही को बनाया। अब दूसरा क्या है, इसी के साथ ही दूसरा हुआ था, देखें एम लक्ष्मीकांत की बुक में देखें तो आपको साथियों 6ठा संस्करण में मिलेगा आपको 1977, लेकिन अब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखा गया है वो 1975 लिखा गया है, और 1975 में लिखा गया है कि 1975 में HR खन्ना, क्या नाम है, HR खन्ना
को छोड़कर, ये वरिष्ठ न्यायाधीश थे लेकिन इनको छोड़ दिया गया, को छोड़कर किसको बनाया गया, एम एच बेग को, एम एच बेग को बनाया गया, बेग को सीजीआई बनाया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। ये आपको याद करना है। तो वरीयता क्रम यहाँ टूटा था। इसके बाद धीरे धीरे सरकार में या धीरे धीरे लोगों में और न्यायालय में भी ये बात चलने लगी कि इसका मतलब तो सरकार न्यायपालिका का दुरुपयोग भी कर सकती है। और वो दुरुपयोग किस प्रकार करेगी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये सरकार दुरुपयोग इस प्रकार किया भी था। तो खैर इन बातों को दबाने के लिए या इस दुरुपयोग से न्यायपालिका को पुनः स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाने के लिए फिर 3 वाद बैठाए गए, मतलब 3 केस आए थे। वर्तमान में 4 हो गए वो न्यायाधीश केस, जिसमें पहले न्यायाधीश केस में अलग बात की गई, दूसरे न्यायाधीश केस में अलग बात की गई और तीसरे न्यायाधीश केस में अलग बात की गई। आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो ये याद रख लेना, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और ये उल्ट देखिए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ये शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की, इसके साथ ही। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश ये किन के प्रति, न्यायपालिका किन के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है, तो ये भी याद रखना। न्यायपालिका संविधान, लोकतांत्रिक संरचना, तांत्रिक संरचना व जनता के प्रति जवाबदेह, जनता के प्रति जवाबदेह है। किसके प्रति, जवाबदेह, जनता के प्रति जवाबदेह। न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह है, लोकतांत्रिक संरचना के प्रति, और जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो ये भी थोड़ा याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा, तो वो शपथ या प्रतिज्ञान जो भी है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट दिलाएगा। अब इसमें अगर उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो ये भी बात आपको थोड़ी याद रखनी है। अब इनकी नियुक्ति के संदर्भ में बात करें, जिसमें 4 केस है साथियों। जिसमें सबसे पहला केस आया था 1982, जिसे प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जाना जाता है। फिर 1993 में आया था दूसरा न्यायाधीश केस, और फिर 1998 में आया था तीसरा न्यायाधीश केस, और 2015 में चौथा न्यायाधीश केस आया था। तो पहला न्यायाधीश केस कब, 1982। फिर दूसरा 1993। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आज तक कितने आए, तो आज तक 4 है। ठीक है, तीसरा न्यायाधीश केस कब है, 1998, और चौथा वो है 2015। और चौथा न्यायाधीश केस क्या था, ये उसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, 2015। तो ये चीजें साथियों थोड़ी आपको याद रखनी है। 1982 के जो ये पहला न्यायाधीश केस था, उस समय कहा गया कि परामर्श को मानना या नहीं मानना ये जरूरी नहीं है, लेकिन विचार विमर्श करना है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन 1993 के जो दूसरे न्यायाधीश केस में उसने कहा कि बिल्कुल मानना चाहिए परामर्श। और इनके साथ इसमें कहा गया कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा परामर्श देने वाला, मुख्य न्यायाधीश, मतलब मैं यहाँ सीजेआई लिख देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। कितने, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। और ये वरिष्ठ न्यायाधीश कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ठीक है, न्यायाधीश। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो बात करेंगे न्यायाधीश, वो करेंगे साथियों 1998 का कॉलेजियम सिस्टम, और 2014 में एक और सिस्टम आया गया था जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है, इन दोनों को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये याद रखना।
अब देखिए, बात आती है कॉलेजियम सिस्टम, जिसे सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का कि राष्ट्रपति की नियुक्ति करने में कॉलेजियम प्रणाली का या सामूहिकता का सिद्धांत क्या है? सामूहिकता का सिद्धांत, सामूहिकता का सिद्धांत। और सामूहिकता का सिद्धांत मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम। और ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम कुछ नहीं है, याद करना है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिए एक संस्था है या एक जो सिद्धांत है, और इसके तहत क्या किया जाता है? सामूहिकता के सिद्धांत को पालन किया जाता है। और इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, अर्थात इसमें 5 सदस्य होते हैं। ये अगले बनने वाले न्यायाधीशों का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक नाम पर मोहर लगा दी जाती। 2-3 नाम भेजते हैं, एक नाम पर, किसी एक नाम पर मोहर लगा दी जाती है। 2-3 का नाम भेजते हैं जिसमें सबसे वरिष्ठता का होगा, मतलब। और इसमें भी याद रखना, ये पांचों के पांचों सहमत होने चाहिए। अगर मान लो इन पांचों में से 2 सहमत नहीं है, मतलब उस व्यक्ति के नाम से, तो वो आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं, क्योंकि सामूहिकता का सिद्धांत है, पहले ही कॉलेजियम सिस्टम है 500, और अमूमन वरिष्ठता के आधार पर ही सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वो उसे ही चुना जाता है। तो के द्वारा किसी एक नाम पर मोहर लगा दी जाती है, और लगा दी जाती है। और ये एक व्यक्ति कौन होगा? जो सबसे वरिष्ठ होगा वही व्यक्ति होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार ये कॉलेजियम सामूहिकता का सिद्धांत है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल, मतलब अपने राष्ट्रपति और न्यायपालिका दोनों मिलकर करती है। ठीक है साथियों, अब इसके साथ ही एक बात आती है 2014 में। 2014 में अपनी 16वीं लोकसभा से पहले 15वीं लोकसभा में यूपीए की गठबंधन की सरकार थी। उस सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की, लेकिन उन्होंने अपना संशोधन या उन्होंने अपना विधेयक पास किया, मतलब पेश करने से पहले चुनाव हुए, और चुनाव में वापस उनकी सरकार नहीं आई, अर्थात लोकसभा भंग हो गई। तो नई लोकसभा आई, मोदी सरकार 16वीं लोकसभा में चुनाव जीत कर आती है मोदी के नेतृत्व में। तो मोदी सरकार का गठन, और मोदी सरकार ने आते ही 99वां संविधान संशोधन किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं साथियों नेशनल जुडिशरी अपने, और अपॉइंटमेंट आयोग कमीशन, कहने का मतलब NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 2014। स्थापना कब हुई? 2014 में। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसमें क्या किया गया? इसमें 6 सदस्य, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा ना कि कॉलेजियम में 5 सदस्य है कुल,
और इसमें 6 सदस्य, जिनमें एक तो सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कितने हो गए वरिष्ठ न्यायाधीश 3, और इसके साथ ही एक सरकार का विधि मंत्री, एक विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री है जो, इसके साथ ही 2 व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है या प्रधानमंत्री या लोकसभा है, कि 2 अन्य राजनेता, कोई 2 अन्य राजनेता होते हैं, उसमें एक ओबीसी का होना चाहिए। इनमें से एक या तो ओबीसी का हो, या अपने एससी का हो, या एसटी का हो, या कोई महिला हो सकती है। इन तीनों चारों में से एक होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि 3 तो सरकार के हैं व्यक्ति, एक विधि मंत्री हो गया और 2 ये, और 3 ही किसके, न्यायपालिका के। और बात रखी गई वरिष्ठता में, जो बहुमत जिसके पास होगा वो बनाया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है साथियों कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कहीं न कहीं यहाँ हमारी शक्ति का और निष्पक्षता का क्या होगा, हनन होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे 3 न्यायाधीशों में से किसी भी एक न्यायाधीश को सरकार लालच देकर, या वो सरकार की ओर झुककर किसी सरकार के पक्ष के व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, सीजीआई बना सकते हैं या वरिष्ठ न्यायाधीश। तो कहने का मतलब है फिर सुप्रीम कोर्ट ने चौथा मतलब न्यायाधीश केस बैठाया 2015 में, और उसके तहत ही 99 संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कब किया गया? 2015 में। और किसके तहत? अब यहाँ बात की गई थी ये साथियों, वो बात की गई थी अपने 24 अप्रैल की, और 24 अप्रैल 1973। क्या केस था 24 अप्रैल? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसकी संविधान के मूल ढांचे की बात की, और वो मूल ढांचा क्या था? उन्होंने कहा समय आने पर हम बताएंगे, और उसी के तहत इन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो फिर इस 99 संविधान संशोधन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके साथ 99 संविधान संशोधन से हमें एक बात ये भी सीखनी चाहिए कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, अर्थात न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। किसकी? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के तहत, पुनर्वलोकन की शक्ति के तहत क्या कर दिया गया, 99 संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। तो ये आपका है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। ये याद रखना, 24 अप्रैल 1973 को फैसला सुनाया गया, और 25 अप्रैल 1973 को ही एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तीनों की वरिष्ठता को छोड़कर, क्योंकि वो तीनों सरकार के विरुद्ध में थे। एएन रे का निर्णय सरकार के पक्ष में था, इसीलिए सरकार ने क्या किया, एएन रे को, आनंद नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। अब साथियों, अगर हम अगली बात करें, तो अब हम आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। माफ कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया से पहले पढ़ते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है साथियों, इनकी आयु होती है अधिकतम कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल या वरिष्ठ न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु। कितनी आयु? 65 वर्ष की आयु इनके लिए लास्ट होती है, ये थोड़ा याद रखना। लेकिन इससे पहले भी हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले भी हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश या सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को केवल और केवल सिद्ध कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, या फिर वो अपने काम करने में असमर्थ हो तभी उन्हें हटाया जा सकता है। एक अपने जो न्यायिक संशोधन अधिनियम आया था 1968 में, और उसके तहत न्यायपालिका को हटाने के संदर्भ में एक अलग से, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में स्थिति बड़ी कठोर कर दी थी। और उसमें ये लिखा गया था कि न्याय और कि राष्ट्रपति को जिस विधि से हटाया जाएगा उसी विधि को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की विधि है महाभियोग। कौन सी विधि है? महाभियोग। जैसा कि हमें पता है महाभियोग कितने क्या है कि महाभियोग अपने विशेष बहुमत के साथ पारित होता है, लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा में कितने सदस्य हो? अपने 100 सदस्य, और
लोकसभा में लोकसभा, और लोकसभा के कितने सदस्य हैं? लोकसभा के वो 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 100। और उसी के साथ ही राज्यसभा के 50 सदस्य हैं। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। अगर लोकसभा में 100 सदस्य कह रहे हैं कि किसी भी न्यायाधीश के ऊपर अविश्वास मतलब महाभियोग लाया जाए, और राज्यसभा में 50 व्यक्ति कहे, तब महाभियोग लाने की बात वे करेंगे। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। अगर उच्च लोकसभा में लेके आए तो लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा, और अगर राज्यसभा में लेके आए तो राज्यसभा का सभापति तय करेगा। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाभियोग लाना चाहिए, तो उसके बाद एक कमेटी बैठाई जाएगी, 30 सदस्यीय कमेटी, जिसमें या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे या वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और या फिर एक तो ये होंगे और 2 अन्य किसी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो तीनों बैठकर क्या करेंगे? इनकी जांच करेंगे, और जांच में उनकी कदाचारिता या संविधान के उल्लंघन की शक्ति सिद्ध हो जाती है, मतलब उनका आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उनके बाद उनको हटाया जा सकता है। क्या ऐसा हमारे संविधान में हुआ है या हमारे देश में हुआ? हटाया तो नहीं गया, लेकिन महाभियोग लाने की बात भी कही गई और लाया भी गया। महाभियोग लाया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। आज तक कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लाया गया है। कब लाया गया? सबसे पहले हटाया कौन सी विधि के द्वारा जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा। किसके? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत आपको पता ही है क्या है? सभी मतलब सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत। सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत, और इसके साथ ही प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। करने वालों का 2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत। और किसके आधार पर? सिद्ध कदाचार के आधार पर। किसके आधार पर हटाया जाएगा? सिद्ध कदाचार के आधार पर। कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, हटाया जाएगा, अन्यथा उसे नहीं हटाया जाएगा। ये याद रखना है आपको। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ ऐसा लाया गया या ऐसा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायाधीश का नाम था वी रामास्वामी। साथियों, ये घटना है आपके 1991 की। 1991 में ई रामास्वामी अपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश बनकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, और वो महाभियोग 2/3 बहुमत से पास भी हो जाता है। मतलब जांच कमेटी भी बैठाई जाती है उनके। लोकसभा में 108 जो प्रस्तावक होते हैं, कितने? 108 प्रस्तावक। 108 लोग कहते हैं कि इनके ऊपर क्या करना चाहिए? महाभियोग लाना चाहिए। महाभियोग लाया भी गया था, 2/3 बहुमत से पास भी हो गया था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? सदन का बहिर्गमन कर दिया, जिसके कारण जो ये सामान्य बहुमत है कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, वो पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके कारण ई रामास्वामी के ऊपर सिद्ध कदाचार भी लगा था, दोष सिद्ध भी हुआ था। ये ई रामास्वामी नहीं, माफ कीजिए, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से पहले पंजाब हाई कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। और उस समय उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए सरकारी या संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया था। कुछ वित्तीय शक्तियों का वित्त का प्रयोग किया था, जो भारतीय संविधान के संदर्भ में उन्होंने अपने जो उनके अधिकार थे, उन्होंने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया था। तो इसके कारण ये मतलब इन्हें हटाया नहीं गया था। हो सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर ये कलंक लगता बच गया कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी महाभियोग से हटाया गया हो सकता है इससे पहले वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर बात करें तो 45वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश रहे, जिनका नाम है दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को हटाने की बात की गई थी, महाभियोग की बात की गई थी केवल, उससे पहले मतलब लाया नहीं गया था प्रस्ताव वगैरह, उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया।
तो खैर साथियों ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब ये इनको हटाने की स्थिति भी हमारे सामने साफ हो गई है कि इनको किस प्रकार हटाया जाता है और किस प्रकार नहीं हटाया जाता है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना। किसकी संरचना? न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका की संरचना क्या है साथियों? तो न्यायपालिका की हमारे देश में जो संरचना है वो संघीय देशों से अलग है। जैसे कि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पूरे देश का न्यायालय अलग है और उसके सर्वोच्च न्यायालय अलग है और उसके साथ ही प्रत्येक राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय, अलग अलग न्यायालय। और वहां के प्रत्येक, अमेरिका में 50 राज्य और प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं। अर्थात उच्च न्यायालय के किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट पुनः समीक्षा या पुनर्विचार नहीं दे सकता, ऐसी शक्ति उसके पास नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये खुले तरीके से लिखा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत वो हाई कोर्ट के किसी भी फैसले की पुनः समीक्षा या पुनर्निरीक्षण या पुनर्विचार कर सकता है, उसकी पुनर्जांच कर सकता है कि निचली अदालतों ने जो संविधान की व्याख्या की है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो वे वापस पुनः व्याख्या करते हुए उनको वापस संबंधित भी बताते भी है और सूचित भी करते हैं। और अगर उनको सही व्याख्या करने की आवश्यकता या कुछ संसद को सुझाव देने की आवश्यकता पड़ती है तो भी वे संसद को सुझाव देते हैं। खैर, न्यायपालिका की संरचना और न्यायपालिका की संरचना में साथियों की संरचना, न्यायपालिका की संरचना में क्या है? न्यायपालिका की संरचना में अपने सर्वोच्च ऐसे इस प्रकार का ये पिरामिड नुमा हमारे देश में क्या है? न्याय है। और इसमें देखिए सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है, फिर है हाई कोर्ट जिन्हें एचसी कहते हैं और उसके बाद है अपना वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने डीसी और सबसे नीचे है वो निचली अदालत, निचली अदालत, ठीक है। सबसे नीचे अपन हिंदी में ही लिख देते हैं, सबसे नीचे निचली अदालत, फिर उसके ऊपर है जिला न्यायालय, उसके ऊपर है उच्च न्यायालय, ठीक है, और उसके ऊपर है आपके वो है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है। कैसी संस्था है? सर्वोच्च संस्था। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय। तो ये साथियों आपको याद करना, ये न्यायपालिका की संरचना है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय में क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है, ये याद रखना। नंबर 1 कि उच्चतम न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत। नंबर 2, ये उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले को अपने पास मंगवा सकता है या उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है, मतलब फैसलों का ट्रांसफर कर सकता है। और तीसरा हमने पहले भी पढ़ा था, ये अभिलेखीय न्यायालय है। तो ये भी बात याद रखना। दूसरी बात है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ मतलब जिला न्यायालयों के किसी भी फैसले को बदल सकता है या अपील अपने पास मंगवा सकता है किसी भी फैसले को। दूसरा अपने निचले अदालतों का पर क्या रखता है? नियंत्रित रखता है। कौन? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय भी क्या है? मतलब अपने अभिलेखीय न्यायालय है। और इसके साथ ही जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या रखता है? नजर रखता है या नियंत्रित करता है। और अपनी निचली अदालतों के किसी भी फैसले की वापस क्या करता है? जांच करता है या सुनवाई करता है। और इसके साथ ही निचली अदालत में फौजदारी और दीवानी मुकदमा की सुनवाई की जाती है। तो इस प्रकार ये अपने किसकी है? अपने न्यायपालिका की संरचना है। आप ठीक से अपने लिख दीजिए इन चीजों को और याद कीजिए। इसके साथ ही हम एक और पढ़ेंगे न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। न्यायपालिका के क्या क्या क्षेत्राधिकार हो सकते हैं? साथियों महत्वपूर्ण तरीके से न्यायपालिका के 4 क्षेत्राधिकार होते हैं। चारों में पहला क्षेत्राधिकार है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार। चारों में पहला क्षेत्राधिकार का नाम है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार के बाद दूसरा आता है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार और रिट संबंधी क्षेत्राधिकार के बाद अगर कोई बात करें तो फिर आता है अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकारों के बाद है वो बात करें तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो फिर बाद में चौथे प्रकार का जो क्षेत्राधिकार आता है और वो चौथे प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है अपने जिसे अपन कह सकते हैं परामर्श या सलाह संबंधी
क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। उससे पहले हम 2 और आर्टिकलों का जिक्र करेंगे, जिसमें एक अनुच्छेद है 137 और इसके साथ ही एक आर्टिकल है 144। क्या है अनुच्छेद 137? तो साथियों ध्यान रखिए, अनुच्छेद 136 बात करता है न्यायिक समीक्षा की। किसकी बात करता है? न्यायिक समीक्षा। हमने अभी बात की थी न्यायिक समीक्षा की, या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, आर्टिकल 13 जैसे हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था, संविधान के अल्पीकरण की शक्ति है उसमें, कि आर्टिकल 13 के अनुसार ये लिखा गया है कि संसद कोई कानून बनाती है और वो सुप्रीम कोर्ट को लगता है ठीक नहीं है तो वो निरस्त कर दे। सुप्रीम कोर्ट को लगता है आधा ठीक है आधा ठीक नहीं है, तो जितना ठीक नहीं है उतना निरस्त कर दे और जितना ठीक है उतना लागू कर दे। और उसे लगता है अब काम का नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में तो हो सकता है उतने समय के लिए वो स्थगित कर ले। और इसके साथ ही वो समीक्षा कर, तो यही तो क्या है, न्यायिक समीक्षा है। तो इसका मतलब है संसद के द्वारा किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा करना न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है। और ये किसके पास है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, न्यायपालिका के पास है। कौन से आर्टिकल के तहत? 137 के तहत। लेकिन याद रखना, न्यायिक पुनर्लोकन जैसे शब्द को परिभाषित भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि इसकी बात 137 आर्टिकल करता है। दूसरी बात है आर्टिकल 144। अब न्यायपालिका या जो कितनी विस्तृत है उसकी बात करता है अनुच्छेद 143। और अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि केंद्र और राज्य के समस्त प्रशासक, प्रशासक का मतलब होता है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, वे सभी सुप्रीम कोर्ट के और अन्य अदालतों के जितने भी न्याय अधिकारी है, वे सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहकर या सुप्रीम कोर्ट की सलाह से या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर कार्य करेंगे। ये भी याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट पर सलाह से कार्य करना प्रशासकों और अन्य न्याय अधिकारियों का कौन सा आर्टिकल बात करता है? 144। और 137 में क्या है? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। तो साथियों ये भी साथ में याद करना। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अपने, और इसके साथ ही आज की हम बात भी समाप्त करेंगे, और वो है अपना जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका का या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निम्न क्षेत्राधिकारों में सबसे पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जिसमें जैसे कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद है, या किसी दो राज्यों के मध्य विवाद है, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है, तो ये सारे के सारे विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ध्यान देगा इसके ऊपर, या इन विवादों की निर्णय या इन विवादों पर या इन केसों पर सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार है। कौन कौन से? पहला है संघ और नंबर 1 विवाद कब किसके ऊपर? संघ व राज्यों के मध्य विवाद, राज्य के मध्य विवाद। और दूसरा है संघ व राज्यों के मध्य विवाद। राज्यों के मध्य भी तो हो सकता है ना मध्य विवाद, जैसे किसी भाषा को लेकर है, पानी को लेकर है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इन विवादों को संघवाद वाले पाठ में बड़े गहराई से कि ये विवाद कैसे होते हैं, विवाद के क्या कारण है। और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो इनकी सुनवाई केवल और केवल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसीलिए इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, जिनमें संघ और राज्यों के मध्य विवाद की बात हो,
या जिसमें संघ और राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई हो, तो ये सारी की सारी घटनाएं प्रारंभिक और मौलिक क्षेत्राधिकार में आती है। अब साथियों दूसरी बात है वो है रिट संबंधी। कौन सी? रिट, WRIT। हमने दूसरे पार्ट में मतलब हमने पिछली बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का एक आर्टिकल है 32। तो ये आर्टिकल 32 ये कहता है रिट संबंधी और किसकी? मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात। मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की सुनवाई उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, मतलब उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। अगर हम सीधा उच्चतम न्यायालय में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखना साथियों, सुनवाई का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल आर्टिकल 32 के तहत ही हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बाकी हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत भी जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत भी सब में जा सकते हैं। इसमें 5 रिटें हैं, उच्च न्यायालय में 6 रिटें हैं, जिसमें छठा इंजंक्शन है। इंजंक्शन का मतलब होता है अंतरिम राहत, सुप्रीम मतलब अपने हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है। अब देखिए, तो रेट संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो रेट संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है। और रेट संबंधी क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा याद कर लेना। हाई कोर्ट का मतलब है उच्च न्यायालय, या एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। दोनों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है साथियों वो है तीसरा अपीलीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अपीलीय न्यायालय। और अपीलीय न्यायालय क्या होता है? अपीलीय न्यायालय का मतलब होता है, क्या होता है सुनिए। अगर मान लो मैं एक कैदी हूं या मैं एक दोषी हूं, और मुझे या मेरा कोई केस चल रहा है निचली अदालत में, और मुझे निचली अदालत में किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले में फांसी की सजा सुनाई है, तो फिर मैं हाई कोर्ट गया, और हो सके हाई कोर्ट भी मेरी उसी फांसी की सजा को निरंतर बरकरार रखता है, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट मेरे वाले केस की पूरी वापस जांच करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दोषी ठहराया और फांसी की सजा बरकरार रखी, तो फिर अन्य मेरे पास कोई उपाय नहीं है बचने के। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दे दी, मतलब इस मेरे कहने का मतलब है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो निर्णय या जो सुनवाई मतलब अपने उच्च न्यायालय या निचली अदालतों ने की, उनकी संविधान की व्याख्या ठीक नहीं है, और तो फिर वो अपने निर्णयों को बदल सकता है, और निर्णयों को बदलने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अंतिम निर्णय कहा जाता है। जैसे कि शुरुआत में मुझे निचली अदालत में फांसी की सजा और बाद में माफ कर दिया गया, मतलब अंत में। ये क्या है कि मैं कल्पना के आधार पर आपको ऐसा बता रहा हूँ उदाहरण देकर, बाकी हालांकि ऐसा मेरे ऊपर कोई ऐसा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, तो चलिए साथियों आगे वाली बात करते हैं, अपीली न्यायालय। और दूसरा अपीली न्यायालय ये भी हो सकता है, हमारा कोई भी केस है हाई कोर्ट में या मतलब उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय की सुनवाई मतलब जो उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, फैसला आया, उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, हमें हाई कोर्ट एक लिख कर देगा ऐसा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट जाने योग्य है, संविधान की व्याख्या करने के योग्य है। अगर मान लो हाई कोर्ट देने से इनकार कर देता है या नहीं देता है, तो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट अपीलीय अधिकार के जरिए उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। तो ये है अपनी मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार। माफ कीजिए, अपीलीय न्यायालय नहीं है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है साथियों, अपीलीय क्षेत्राधिकार। और एक है लास्ट में, वो है अपने सलाहकारी या परामर्श, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है भाई? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति, सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है।
किसी भी मामले में। याद रखना, ये मामला अगर 1947 के बाद का है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन 1947 के पहले का अगर कोई भी विषय है तो राष्ट्रपति सलाह मानेगा और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी, दोनों एक दूसरे में बाध्य है। हालांकि इस परामर्श या सलाह संबंधी मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ना तो देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। 1947 के बाद का अगर कोई भी विषय है तो वो जचे तो दे अपने, जचे तो नहीं दे, और राष्ट्रपति के जचे तो माने और जचे तो नहीं माने। लेकिन 1947 से पहले का कोई विवाद है तो वहां सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा और राष्ट्रपति जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो मानेगा। तो ये थोड़ा याद रखना। अब देखिए, ये दे या नहीं दे, माने या नहीं माने, तो सलाह का संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये कभी-कभी ऐसे लगता है कि मतलब ये निष्प्रभावी है, इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सलाह भी देता भी है, लेकिन इससे सरकार को फायदा होता है। अगर मान लीजिए सरकार कोई भी कानून बनाने जा रही है और उस कानून के बारे में राष्ट्रपति के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले पूछ ले, परामर्श मांग ले, तो पहला तो उनको फायदा ये हो जाता है कि वो नया कानून बना रहे हैं, उस कानून से परामर्श ले लिया राष्ट्र मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले, न्यायपालिका से पहले परामर्श ले लिया, मतलब परामर्श की शक्ति उनके पास आ गई। और दूसरा ये कारण हो सकता है, दूसरा उनको ये फायदा है कि अगर न्यायपालिका के सामने उनका जो कानून जाएगा तो न्यायपालिका अपनी सलाह देगी, तो हो सकता है उसकी सलाह में न्यायपालिका कुछ संशोधन करने को कहे कि ये बातें संशोधित कर दो, तो हो सकता है कि ये कानून बेहतर हो जाए, तो उनके अनुसार उनको संशोधन करने का मौका मिल जाता है। तो ये इनका सलाहकारी संबंधी क्षेत्राधिकार है और ये सलाहकारी संबंधी क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा। कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 143, मतलब राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो ये थोड़ी याद रखना है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है? सलाह लेता है। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 131 है साथियों, अगर याद रखना चाहो तो ये भी याद रख लेना। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के ये क्या है? मौलिक क्षेत्राधिकार है। हम आगे पढ़ेंगे आधुनिकता में न्यायपालिका ने क्या किया है, जैसे हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में, उसके साथ ही जनहित याचिका के बारे में, इसके साथ ही जो अपना पहला केस आया या दूसरा केस आया या न्यायपालिका ने अपने क्या क्या सुधार किए हैं उनके बारे में। तो साथियों, मैं पूरी आशा और अपेक्षा के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ठीक तरीके से समझाया होगा और आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।